नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में हम इतिहास के पन्नों से एक ऐसी शख्सियत पर चर्चा करने वाले हैं जिनकी कहानी किसी सस्पेंस थ्रिलर से कम नहीं है। हम बात कर रहे हैं मौर्य वंश के महान शासक अशोक की। एक ऐसे सम्राट जिन्होंने प्राचीन भारत का सबसे विशाल साम्राज्य खड़ा किया। लेकिन सच कहूं तो इनकी लेगेसी सिर्फ लड़ाइयों और जीत तक सीमित नहीं है, यह उससे कहीं ज्यादा गहरी और एकदम कॉन्ट्राडिक्टरी है। सोचिए, क्या ये बात आसानी से हज़म होती है कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का राष्ट्रीय प्रतीक, वही सारनाथ का अशोक स्तंभ, एक ऐसे इंसान ने डिजाइन किया था जिसका पास्ट बेहद डार्क और खून खराबे से भरा था। बिल्कुल, जिस इंसान ने शांति का ये अमर प्रतीक गढ़ा, उसकी शुरुआत ही मास मर्डर यानी सामूहिक हत्याओं से हुई थी। है ना हैरान करने वाली बात? तो चलिए इस मिस्ट्री को थोड़ा सॉल्व करते हैं। सबसे फैसिनेटिंग बात यह है कि कैसे एक ही इंसान अपने जीवन काल में दो बिल्कुल ऑपोजिट एक्सट्रीम्स जी सकता है। एक तरफ चंडाशोक, जिसका मतलब है बेहद क्रूर और निर्दयी अशोक, और दूसरी तरफ धम्माशोक यानी शांति और धर्म के रास्ते पर चलने वाला इंसान। आखिर एक टायरेंट अहिंसा का सबसे बड़ा ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर कैसे बन गया? शुरुआत करते हैं इस कहानी के पहले चैप्टर से, द ब्रूटल राइज टू पावर, सत्ता की खूनी सीढ़ियां। अगर हम टाइमलाइन पर नजर डालें तो 326 ईसा पूर्व में जब सिकंदर की सेना यहां से वापस लौटी, तो उस पॉलिटिकल वैक्यूम का फायदा उठाकर 322 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने इस एम्पायर की नींव रखी। अशोक कितने एम्बिशियस थे, इसका अंदाजा इसी बात से लगाइए कि महज 18 साल की उम्र में उन्होंने तक्षशिला के एक बड़े विद्रोह को पूरी तरह कुचल दिया था। और फिर 270 ईसा पूर्व में सत्ता के खूनी संघर्ष में अपने सौतेले भाई सुसीम को हराकर, और कहा तो ये भी जाता है कि अपने 99 भाइयों का बेरहमी से कत्ल करके उन्होंने मगध का सिंहासन हासिल किया। उनके शुरुआती दिन कितने खौफनाक थे, इसका सबसे बड़ा सबूत एक चीनी विद्वान फाहियान के इन शब्दों में मिलता है। उन्होंने लिखा था कि अशोक को देखकर लगता था मानो नरक से तरह तरह की टॉर्चर टेक्निक्स सीख कर आए हों। विरोधियों को सजा देने के लिए उन्होंने एक खौफनाक जेल बनवाई थी, जिसे हिस्ट्री में लिटरली अशोक का नरक कहा जाता है। सोचिए, उस वक्त लोगों में कैसा खौफ रहा होगा। और फिर आया वो टर्निंग पॉइंट जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया, द कलिंगा टर्निंग पॉइंट। 1,00,000, इस नंबर को जरा प्रोसेस कीजिए। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये कलिंग के मैदान में मारे गए लोगों की गिनती है। 1,00,000 जिंदगियां, इतने परिवार एक झटके में खत्म हो गए। तबाही का ये स्केल सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला था। और इसके ठीक बाद एक और चौंकाने वाला नंबर आता है, 1,50,000। 1,50,000 लोग बेघर हो गए, उन्हें फोर्सफुली अपना घर छोड़ना पड़ा। इसके अलावा हजारों और मासूम थे जो भूखमरी और बीमारियों का शिकार होकर मारे गए। ये एक पूरे डिजास्टर से कम नहीं था। लेकिन यहां हिस्ट्री का सबसे बड़ा प्लॉट ट्विस्ट आता है। अशोक शायद दुनिया के पहले ऐसे राजा थे जिन्होंने अपनी जीत का जश्न मनाने के बजाय उस पर गहरा शोक मनाया। मौत के उस मंजर को अपनी आंखों के सामने देखकर सम्राट अंदर से पूरी तरह टूट गए। उनका पूरा वर्ल्ड व्यू बदल गया, और इसी भयंकर दुख ने उनके जीवन में उस महान परिवर्तन की नींव रखी। अब बढ़ते हैं आगे, द पॉलिसी ऑफ धम्मा, उनके शासन का एक बिल्कुल नया मार्ग। अब ये क्लियर कर दूं, धम्म कोई नया धर्म नहीं था। ये शासन का एक ऐसा गाइडिंग प्रिंसिपल था जो गौतम बुद्ध की मिडिल पाथ फिलॉसफी से इंस्पायर्ड था। बेसिकली, ना तो बहुत ज्यादा भोग विलास में डूबना है और ना ही दुनिया छोड़कर कड़ी तपस्या करनी है, एक बैलेंस। धम्म के आने के बाद मौर्य साम्राज्य की प्रायोरिटी अब मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट नहीं थी, बल्कि अपने नागरिकों का वेलफेयर था। और सबसे अच्छी बात यह थी कि ये बातें सिर्फ कागजों तक सीमित नहीं रहीं। ग्राउंड लेवल पर उनका काम देखिए। उन्होंने औषधीय पौधे और छायादार पेड़ लगवाए, थके हारे मुसाफिरों के लिए कुएं खुदवाए और शेल्टर्स बनवाए। अहिंसा को स्ट्रिक्टली प्रमोट किया, यहाँ तक कि जानवरों के साथ भी ह्यूमैनिली ट्रीट करने के ऑर्डर दिए। शांति के इस कॉन्सेप्ट को एक्चुअल पॉलिटिकल एक्शन में बदलने का ये एक अद्भुत उदाहरण है। एक और बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट यह है कि खुद बौद्ध धर्म अपनाने के बावजूद उन्होंने साम्राज्य को कभी एक थियोक्रेसी या कट्टरपंथी राज्य नहीं बनने दिया। उन्होंने सभी धर्मों की दिल से इज्जत की और उन्हें डोनेशंस दिए, जिसका एक बेहतरीन एग्जाम्पल है आजीवक संप्रदाय के लिए बराबर की गुफाओं का निर्माण करवाना। यहां तक कि सभी धर्मों के वेलफेयर का ध्यान रखने के लिए धम्मा महामात्र नाम के स्पेशल ऑफिसर्स भी अपॉइंट किए गए थे। एकदम फॉरवर्ड थिंकिंग। अब देखते हैं इस फिलॉसफी का असर कहां-कहां तक पहुंचा। आर्किटेक्चर एंड ग्लोबल रीच।
अशोक को अपना मैसेज पूरी दुनिया में फैलाना था और इसके लिए उन्होंने बड़ा ही सिस्टमैटिक अप्रोच लिया। पहला स्टेप, 240 ईसा पूर्व में तीसरी बौद्ध संगीति ऑर्गेनाइज करवाई, फिर संघ को रीऑर्गेनाइज किया, और तीसरा सबसे बड़ा कदम, उन्होंने शांति का संदेश फैलाने के लिए अपने दूतों को सीरिया, मिस्र और मैसेडोनिया जैसे दूर दराज के इलाकों तक भेजा। एक परफेक्ट डिप्लोमैटिक मास्टर स्ट्रोक। इस डिप्लोमेसी का सबसे पर्सनल और फैसिनेटिंग हिस्सा जानते हैं क्या है? उन्होंने श्रीलंका में किसी साधारण दूत को नहीं, बल्कि अपने ही बच्चों महेंद्र और संघमित्रा को भेजा, और वो अपने साथ उस पवित्र बोधि वृक्ष की एक शाखा भी ले गए थे। अपनी सीमाओं को शांतिपूर्ण ढंग से सुरक्षित करने और कल्चरल रिलेशंस बनाने का एक कितना पावरफुल तरीका था। पब्लिक कम्युनिकेशन में तो वो मास्टर थे। उन्होंने विशाल स्तंभों और चट्टानों पर रॉक एडिक्ट्स यानी शिलालेख लिखवाएं। कमाल की बात यह है कि ये मैसेजेस आम बोलचाल की भाषाओं जैसे पाली और प्राकृत में लिखे गए थे, ताकि ऑफिसर्स इन्हें रोजाना चौराहों पर आम जनता को पढ़कर सुना सकें। चाहे वो प्रमुख शिलालेख 13 में कलिंग युद्ध के लिए उनका पछतावा हो, या शिलालेख 12 में रिलीजियस टॉलरेंस की बात, ये जनता से सीधे जुड़ने का एक अभूतपूर्व पीआर कैंपेन था। मैसेजेस के साथ साथ अशोक की वास्तुकला की विरासत तो हम आज भी अपने आसपास देख सकते हैं। सांची का महान स्तूप, अमरावती स्तूप और महाबोधि मंदिर, ये सब उन्हीं ने कमीशन किए थे। किंवदंतियों की माने तो उन्होंने भगवान बुद्ध के अवशेषों के लिए पूरे भारत में 84,000 स्तूपों के निर्माण का आदेश दिया था। That's just unbelievable, है ना? और अब आते हैं कहानी के आखिरी पड़ाव पर, द एंड्योरिंग मॉडर्न लेगेसी। अब फैक्ट्स तो फैक्ट्स हैं। 232 ईसा पूर्व में सम्राट अशोक का निधन हो गया। उनके जाने के बाद कोई भी सक्सेसर उनकी जैसी क्षमता वाला नहीं निकला। साम्राज्य कमजोर पड़ने लगा और 185 ईसा पूर्व तक आते आते असैसिनेशंस और बैक्ट्रियन ग्रीक्स जैसे फॉरेन इन्वेजन्स की वजह से इस इतने विशाल मौर्य साम्राज्य का पूरी तरह पतन हो गया। एम्पायर जरूर गिर गया, लेकिन अशोक अमर हो गए। मशहूर लेखक H.G. वेल्स ने क्या खूब लिखा है कि इतिहास के पन्नों में दर्ज दसियों हजार सम्राटों के नामों की भीड़ में अशोक का नाम अकेले एक तारे की तरह चमकता है। अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन जैसे थिंकर्स भी मानते हैं कि आज के इस मॉडर्न समाज में, जहां युद्ध और हिंसा इतनी आम है, अशोक की टॉलरेंस और पीस की पॉलिसीज पहले से कहीं ज्यादा इंस्पायरिंग और रेलेवेंट हैं। इस पूरे एक्सप्लेनर के एंड में एक बहुत ही गहरा और थॉट प्रोवोकिंग पैराडॉक्स दिमाग में आता है। क्या अशोक द्वारा अपनाया गया एब्सोल्यूट पीस और अहिंसा का मार्ग ही एक्चुअली इतने शक्तिशाली मौर्य साम्राज्य के गिरने का कारण बना? क्या अत्यधिक शांति ने एक विशाल सेना को कमजोर कर दिया? खैर, ये इतिहास का एक ऐसा सवाल है जो हमेशा गहरी डिबेट की मांग करता है। आज के इस एनालिसिस में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये एक ऐसा विरोधाभास है जिस पर हम सभी को जरूर विचार करना चाहिए।